ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था कि उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आपकी ये 3 सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अगर ये 3 रूल्स आपके टेबल में सस्टेन नहीं होते हैं तो आपकी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं थॉमस मुलर, मियर, उर्सुला, ईगर, मुलियर। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू सिंगल टर्म्स हैं, सिंगल वैल्यूड हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये रूल सस्टेन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम थर्ड एट्रीब्यूट की तरफ जाएंगे विच इज नॉलेज, उसमें हम देख रहे हैं कि 3 वैल्यूज इधर हैं, 2 वैल्यूज इधर है और 2 वैल्यूज इधर है। ठीक है, विच इज अगेंस्ट आवर फर्स्ट रूल ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फाइन, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फाइन, दूसरा रूल है आपके हर एक कॉलम का सेम डेटा टाइप होना है। अगर इसमें कैरेक्टर्स डाल रहे हो तो कैरेक्टर्स ही डालोगे थ्रू आउट, इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में इंटीजर इंसर्ट कर रहे हो तो इंटीजर ही इंसर्ट करोगे, कोई कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड आपका है हर एक कॉलम का यूनिक नेम होना चाहिए। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाइड हैं तो सिंपल आपकी टेबल कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो है। अंडरस्टूड। इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा था, हमने देखा था कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। हमने देखा कि नहीं, ये टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट रूल जो है वो हमारा वॉयलेट हो गया, दैट इज इट शुड कंटेन सिंगल वैल्यूड और एटॉमिक वैल्यू। फाइन, अब बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। राइट, कन्वर्ट कैसे किया जाए। कन्वर्जन को हम बोलते हैं कि कोई भी टेबल अगर आपके स्पेसिफाइड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस कन्वर्जन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसके कन्वर्जन को? डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये आपकी अननॉर्मलाइज्ड है, इसको नॉर्मलाइज्ड करना है। फाइन, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट देना है हमारी इस टेबल को। जो हमारी टेबल बीमार है, जिसको रिडंडेंसी की बीमारी हो चुकी है, ट्रीटमेंट नंबर 1 है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, विच कैन बी डन यूजिंग डिकम्पोजिशन। इसका डिकम्पोजिशन कैसे करोगे? देखो, कोई भी टेबल में, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म, आगे आप जो भी नॉर्मल फॉर्म पढ़ोगे, लाइक सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ोगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ोगे, बॉयज कोड पढ़ोगे, हर नॉर्मल फॉर्म्स में हम क्या करेंगे? देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप यूजुअल, अगर अपन उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंसेप्ट से लेके चलें, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंसेप्ट में, उसमें बीमारी में भी जिस भी चीज से हमको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है, ठीक है, मेरे को अभी ठंड, ज्यादा विंटर्स आ चुके हैं, तो अगर हमको ठंड ज्यादा हो जाएगी तो हमको उससे प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी ठंड से दूर रहें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो आप उस एलर्जी से दूर रहो। राइट, तो वही हम चीज करेंगे अपने डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, कि आपके हर नॉर्मल फॉर्म के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, हर नॉर्मल फॉर्म्स के, नॉट ओनली फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हर नॉर्मल फॉर्म्स के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर वो रूल सेटिस्फाई होते हैं तो वो टेबल उस नॉर्मल फॉर्म में है, सेटिस्फाई ना होते तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर नहीं सेटिस्फाई होते हैं, उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो सिंपल, किसी भी चीज को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो? उसके रूल फॉलो कर लो। राइट, क्या करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? अगर मुझे इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करना है तो मैं क्या कर लूँ कि मैं इसके सिंपल रूल्स फॉलो कर लूँ। ठीक है, जो ये जैसा बोल रहा है उसको हम वो चीज परफॉर्म कर दें। ऐसे ही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, जो भी नेता बनता है, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी एट्रीब्यूट, सिंपल यहाँ पे मैं टर्म यूज करूंगी, जो भी अलग से स्टैंड आउट हो रहा है। ठीक है, अगर से अलग से जो भी स्टैंड आउट हो रहा है उसको उठाइए और अलग रख दीजिए। ठीक है, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है 4-5 स्टूडेंट्स का, 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप डिस्कशन में आपका कोई प्रॉब्लम दे रहा है, कोई स्टूडेंट कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा है कि हमने एक पैकेज लिया हुआ है, हमने पैकेट करा हुआ है, उसमें हमने यूनिक एक एक चीज़ इकट्ठी करी हुई है, लेकिन कोई एक चीज़ है जो बहुत ही गलत है, जो पूरी उसको खराब कर रही है। ठीक है, पूरी टेबल को खराब कर रही है, कोई भी एक एट्रीब्यूट या कोई भी एक रो या कॉलम। ठीक है, इनमें हमको क्या करना है? जो भी खराब कर रही है हमारे डेटाबेस को, उसको उठाइए और अलग टेबल में रख दीजिए। सिंपल, ऐसे हम डिकम्पोजिशन करेंगे अपनी सारे टेबल्स का, कि जो भी चीज आपके रूल्स को वॉयलेट करेगी, जो भी कॉलम या जो भी चीज में आता है, जो भी कॉलम, इंस्टेंसेस, रोज, कोई सी भी, मैक्सिमम केसेस में हम कॉलम्स की ही बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो भी कॉलम आपके इन रूल्स को वॉयलेट करेगा उसको उठाएंगे और अलग टेबल में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमको क्या चाहिए, सिंपल सिंगल वैल्यूड चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये तो सिंगल वैल्यूड ही थे, इसको मुझे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसका डिकम्पोज कर देती हूँ कि जो जावा एक जगह पे जो तीन तीन एट्रीब्यूट्स मैंने सेव कर रखी हैं, प्लेस कर रखी हैं, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक एट्रीब्यूट को एक एक पोजीशन पे सेव कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए थॉमस मिलर को एक बार C++ के साथ जोड़ दिया, एक बार PHP के साथ जोड़ दिया और एक बार जावा के साथ जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे PHP एंड जावा, एक बार PHP के साथ जोड़ दिया उर्सुला और मिलिया को एक बार जावा के साथ जोड़ दिया, एक यहाँ पे C++ एंड जावा, एक बार ईगर मुलिया को जावा के साथ जोड़ दिया, एक बार C++ के साथ जोड़ दिया, सिंपल, ठीक है। तो अब ये जो टेबल थी ये आपकी नॉर्मलाइज होने के बाद ऐसी बन गई। तो अब इस टेबल में चेक करिए कि क्या ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, 1NF में बिलोंग करती है या नहीं करती। सिंपल चेक करने के लिए फर्स्ट रूल चेक करो, क्या एटॉमिक इन नेचर है, यस। अब ये बिल्कुल एटॉमिक इन नेचर है क्योंकि यहाँ पे पहले 3 वैल्यूज स्टोर कर रहे थे हम, अब यहाँ पे हम सिंपल 1 वैल्यूज को ही स्टोर कर रहे हैं। तो एटॉमिक इन नेचर है, यस, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई। सेकंड, हर एक कॉलम की सेम डेटा टाइप होना चाहिए, यस। यहाँ पे कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स ही प्लेस्ड है, इंटीजर प्लेस नहीं है। थर्ड आपका रूल है सिंपल, हर एक कॉलम का इंडिविजुअल यूनिक नाम होना चाहिए। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड नॉलेज इंडिविजुअल नाम है, तो यस वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर टेबल इज इन आर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी टेबल थी कुछ इस तरीके से स्टूडेंट की। इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कैसे, क्योंकि एक रूल था जो वॉयलेट हो रहा था कि एटॉमिक नहीं था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है। यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, अब हमने क्या किया, उन 3 को अलग अलग जगह पे स्टोर कर लिया, ठीक है। कोई ऐसा हो रहा है कि अगर 3 जने, 3 मान लीजिए सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो 3 सिबलिंग्स हैं, 3 भाई बहन हैं, वो एक जगह पे बहुत सारी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक जगह पे खड़े होके बहुत सारी लड़ाई कर रहे हैं कि हम कोई भी चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो यूजुअली पेरेंट्स आगे क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बोले तुम वहां बैठो, तुम वहां बैठो एंड तुम वहां बैठो, ऐसा ही कुछ करना है हमको भी। हमने बोला एटॉमिक इन नेचर होना चाहिए, तो एटॉमिक इन नेचर ही होगा, 3 चीजें हैं तो उसको हम अलग अलग रोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखो, इससे आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हमारी हर जगह पे एक एक इंस्टेंस, एक एक वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम, तो इससे मेरी नई प्रॉब्लम यस, एक मिनट, इससे हमारा क्या हुआ, इससे नई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो गई विच इज रिडंडेंसी, रिपीटेटिवनेस। एक मिनट स्टूडेंट जाना, मैम इसके अंदर ही थर्ड वाला जो इसका वो मतलब थर्ड वाला जैसे पॉइंट है, ईच कॉलम शुड बी गिवन विद द यूनिक नेम, तो हम इसके अंदर फिर ईच कॉलम तो सेम रिपीट हो रहा ना, तो फिर थर्ड वाला रूल वायलेट कर रहा होगा। ईच कॉलम नेम बेटा, जैसे कॉलम नेम बोल रहा है वो, तो कॉलम नेम देखो, ईच कॉलम शुड बी गिवन विद अ यूनिक नेम, तो कॉलम नेम तो अपना अलग ही है ना, फर्स्ट नेम कॉलम नेम है ये, कॉलम का जो हेडिंग होती है ना उसकी बात कर रहे हैं अपन, कॉलम की नेम की बात कर रहे हैं। ओके आप क्या सोच रहे हो थॉमस, ये नेम सोच रहे हो क्या? इसमें वो तो रो हो जाते हैं, सॉरी। वो तो रो, वेरी गुड, हाँ वो तो रोज हो गई ना, वो तो टपल्स हो गई, हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं, कॉलम्स की हेडिंग जो होनी है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। ओके यस, ओके, चलो ठीक है। यस, फाइन, तो ये आपका नॉर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इस पर्टिकुलर टेबल को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विच इज लुकिंग लाइक दिस। आपने नॉट डिकम्पोज करके, ये टेबल थी आपकी, ये डिकम्पोज हो गई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में।
हर एक टपल आपको ये प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम देता है ना उसको उठा के अलग रख दो, सिंपल। नॉर्मलाइजेशन का एक मेन रूल है, जो भी प्रॉब्लम दे रहा है उसको उठाइए और अलग टेबल में रख दीजिए। हमने यहाँ पे अलग टेबल में नहीं रखा, लेकिन अलग कॉलम टपल्स में रख दिया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग टेबल में नहीं रख सकते। अभी आगे आप देखोगे क्यों नहीं रख सकते। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमको प्रॉब्लम्स दे रहा था, इसको हमने अलग अलग टपल्स में स्टोर कर दिया, अब प्रॉब्लम नहीं दे रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल आपकी डिकम्पोज तो हो गई, ठीक है, लेकिन क्या ये टेबल इजी टू यूज है? अगर मैं इस टेबल को यूज करने लगूं तो क्या मैं इस टेबल को यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो यहाँ पे मेरे को कोई की एट्रीब्यूट मिल रही है, ना ही यहाँ पे कोई मुझे ऐसी वैल्यू मिल रही है जो रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे देखो रिडंडेंसी तो और इंक्रीज ही हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अब पहले तो फिर भी एक रो एक टपल में एक वैल्यू थी, यहाँ पे जैसे ही मैंने इन तीनों को अलग किया, रिडंडेंसी मेरी और इंक्रीज हो चुकी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद हमारी टेबल नॉर्मलाइज्ड हो चुकी है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रिजल्ट्स आपके सामने हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज जस्ट वन स्टेप क्लोजर, ठीक है। आपको कहीं पे पहुंचना है तो आप एक एक कदम करके पहुंच रहे हैं, ऐसे एक बार में नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर एक नॉर्मल फॉर्म में आए हैं वो पर्टिकुलर टेबल, तो ये नॉर्मलाइज्ड अभी नहीं हुई है, दिस नीड एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लेने के बाद यू नीड टू हैव सम पेन किलर्स, यू नीड टू हैव सम एलर्जेटिक पिल्स, फाइन, ऐसा ही कुछ। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगेन यू कैन रेज योर हैंड्स। एनीवन? स्टूडेंट्स कम है बेटा, आ जाया करो क्लास में, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, डीबीएमएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, तो ट्राई टू अटेंड दीज क्लासेस रेगुलरली। आई डोंट नो व्हाई आप लोग नहीं अटेंड कर रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, अटेंड कर लो, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारा। नेक्स्ट अपना सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद हमने इस टेबल को क्रिएट तो कर लिया, डिकम्पोज तो कर लिया, लेकिन हमने देखा कि रिडंडेंसी की प्रॉब्लम तो हमारी ओवरकम ही नहीं हुई थी, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी रिडंडेंसी की, वो तो हमारी ओवरकम हुई नहीं, वो तो हमारी एज इट इज है, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट्स स्टेप ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे आपकी रोल आता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, ठीक है। किन चीजों का रोल आता है अब आपके पास यहाँ पे? फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। आपको बेसिकली अब मैं समझाऊंगी उसके टाइप्स, ओके। फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया कि कोई भी टेबल में से आपने, जैसे आपके पास कोई भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टेबल बिलोंग करी हुई है, टेबल आपने दे दी है, SID, नेम, मार्क्स और लेट्स से फोन नंबर, ठीक है, कुछ भी हम दे सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये आपके पास कॉलम्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि अगर आपको SID की वैल्यू पता चल जाएगी तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्क्स, ठीक है। और अगर आपको SID की वैल्यू पता चल जाएगी तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेम एंड मार्क्स, ओके, यस। मैं इनको कुछ इन्फॉर्म कर दूं, हाँ सर। इंटरनेट कल ऑन रहेगा, क्लासेस के टाइम में कोई चेंज नहीं है। जो आपका टाइम टेबल चल रहा था आज तक वही टाइम टेबल है, इंटरनेट चलेगा, बंद नहीं है इंटरनेट। तो जो आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि सुबह 7:30 का टाइम रहेगा, वो नहीं है, क्योंकि इंटरनेट चलेगा। और इन केस नहीं चलता है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा नए टाइम टेबल का। कोई भी मैसेज नहीं आता है, इसका मतलब जो आपके आज वाले टाइम है वही कल भी होंगे। ठीक है मैम, अब आप कर लो कंटिन्यू। ओके सर। यस, ओके। तो यहाँ पे आपके नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एट्रीब्यूट से आप किसी दूसरी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टूडेंट आईडी की वैल्यू पता चल गई तो मार्क्स एट्रीब्यूट की वैल्यूज पता लगा सकते हैं, राइट। जैसे स्टूडेंट रोल नंबर से जैसे ही रोल नंबर डालते हो वैसे ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं ना, अपने यूनिवर्सिटी पे रिजल्ट देखते हैं वैसा ही कुछ, ठीक है।
अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का नेम एंड मार्क्स दोनों पता लगा सकते हो। ठीक है, ये होती है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे रोल प्ले करता है कैंडिडेट की और प्राइमरी की। ठीक है, दो टाइप्स की आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, दो टाइप्स की आपकी फंक्शनल, वैसे वहां पे आपने ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल देखा था, अगर हम बेसिकली टाइप्स देखें तो वो ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल है, लेकिन यहाँ पे दो टाइप्स और आपके इनिशियलाइज होते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, विच इज पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी। मैं आपको अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, सबको अपन पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट है आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी, सेकंड केस है आपके पास फुल या फुल डिपेंडेंसी, एंड थर्ड केस है आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड केस है हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ये हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे, इसको अब अभी हम छोड़ देते हैं, ये हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने टू बी कंटिन्यूड कर दिया। ठीक है, जो अभी देखनी है आपको दो टाइप्स की डिपेंडेंसी, वो है पार्शियल डिपेंडेंसी एंड फुल डिपेंडेंसी। क्या होती है पार्शियल डिपेंडेंसी? देखिए, दो कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट्स हो, कैंडिडेट कीज हो या फिर नहीं हो, राइट। यहाँ पे मान लीजिए, अच्छा प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स में आपको बता देती हूँ कि कोई भी एट्रीब्यूट अगर कैंडिडेट की का पार्ट है तो वो कहलाई जाती हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स, और कोई भी कीज अगर कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो वो कहलाई जाती हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड्स बहुत बार यूज करेंगे हम, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यानी कि अगर आपने ये टेबल क्रिएट करी है तो इसकी कोई ना कोई तो कैंडिडेट की होगी। ठीक है, लेट्स से स्टूडेंट आईडी एंड नेम हम कैंडिडेट की ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई ना कोई तो इसकी प्राइमरी की होगी, राइट। तो ऐसी एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की का पार्ट हैं, दोज आर नोन एज प्राइम एट्रीब्यूट्स, एंड ऐसी एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, दोज आर नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, प्राइम वर्सेस नॉन प्राइम। प्राइम तो वो हो गई जो कैंडिडेट, अच्छा यहाँ पे कैंडिडेट की के कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो एक बार जल्दी से पूछ लो, मैं बताऊं अगर भूल गए हो या डाउट है तो। यस गौरव, सिद्धार्थ। हाँ मैम, वापस एक बार बता दो ना। ये सिद्धार्थ, आपको भी याद नहीं आ रहा क्या? ये तो याद आ रहा है कि जैसे मतलब जैसे भारत है उसके अंदर ये आपने एग्जांपल दिया था दिल्ली है तो एक कैंडिडेट की हुआ, तो मैम इससे रिलेटेड ज्यादा याद कुछ नहीं आ रहा, तो बता दो मैम। चलो ठीक है, देखो क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बार बार ये बोला है क्योंकि वो कंसेप्ट ऐसा है प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की का, कि वो पूरे डीबीएमएस में क्या पूरी लाइफ में आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो उसको लाइव एग्जांपल मैंने इसलिए दिया था ताकि वो उससे आप एक बार कनेक्ट कर सको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेन लॉजिक को ही भूल जाओ, है ना। एक और बार फिर मैं बता देती हूँ। हाँ, बोल रहे हो कुछ आप, गौरव और सिद्धार्थ? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा तीनों समझा दो मैम फिर। अच्छा, आवाज आ रही है मैम? हाँ बोलो सिद्धार्थ। मैम ये प्राइम वाला पूछ रहा था मैं कि कैंडिडेट, कैसे होगा ये? कैंडिडेट की याद है बेटा? यस मैम, कैंडिडेट की होगी तो वो प्राइम होगा, हाँ, मतलब कैंडिडेट की को हम प्राइम की तरह ट्रीट करेंगे, प्राइम तो एट्रीब्यूट डिफरेंस नहीं दूसरा दोनों में? नाम दिया है मैंने कि जैसे मान लो कि कोई भी आपकी कैंडिडेट की है, कि फॉर एग्जांपल कैंडिडेट की बेसिकली होती क्या थी, देखो तीन कंसेप्ट सीखे थे हमने, सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। ठीक है, सुपर की सिंपल ऐसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हर एक टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करें, वो तो होती हैं आपकी सुपर की। एक और बार बता दूंगी गौरव के लिए अभी। ठीक है, कैंडिडेट की अगर मान लीजिए, जैसे कैंडिडेट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैंडिडेट की एक तो स्टूडेंट आईडी थी, और एक कैंडिडेट आपकी कोई सी भी हो सकती है, स्टूडेंट आईडी के साथ हो सकती है नेम, राइट। एक कैंडिडेट आपकी कोई सी दूसरी हो सकती है, नेम एंड मार्क्स आपकी कैंडिडेट कीज हो सकती है। तो बेसिकली प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी होती हैं? जो कैंडिडेट कीज होती है, सिंपल। यानी कि ये पूरी कैंडिडेट कीज में दो एट्रीब्यूट है, इन दोनों एट्रीब्यूट को नेम आपकी प्राइम एट्रीब्यूट होगी और मार्क्स भी आपकी प्राइम एट्रीब्यूट होगी। ठीक है,
सिंपल है, जो भी कीज कैंडिडेट की का पार्ट है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, जो भी कीज कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मैं आपको वापस से एक बार, क्योंकि उसके लिए पूरी टेबल की जरूरत पड़ेगी। हाँ सिद्धार्थ बोलो। मैम जैसे SID और नेम मिलकर के कोई कैंडिडेट की बन रही है, तो जो SID है वो भी सुपर है, सुपर एट्रीब्यूट मतलब क्या, प्राइम प्राइम एट्रीब्यूट? हाँ, SID वो भी भी प्राइम प्राइम है और और नेम भी प्राइम है। हाँ, जो भी कैंडिडेट की का पार्ट है ना वो सारी प्राइम एट्रीब्यूट है। जैसे फॉर एग्जांपल तो कैंडिडेट की तो कितनी भी हो सकती है, तो सारी को मानेंगे हम? हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट की है तो वो प्राइम होगी। जैसे मान लो कि आपके टेबल में SID है, नेम है, मार्क्स है और नेम है, मार्क्स है और फोन नंबर है, 4 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो सिर्फ कैंडिडेट की कौन सी है, SID और नेम आपकी क्या है, कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे SID नेम कैंडिडेट की है, तो SID एंड नेम तो हमारी प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएंगी और मार्क्स एंड फोन नंबर आपकी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, जो कैंडिडेट की का पार्ट है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स, जो कैंडिडेट की नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सिंपल। ओके मैम। ठीक है, यस। यहाँ पे मैं कैंडिडेट की एक बार फिर से बता देती हूँ, जिसको कैंडिडेट की का कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे मत क्या करो, जो भी कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ उसको एक बार पढ़ो अच्छे से ताकि याद कर लो, क्योंकि बार बार वही कंसेप्ट आएंगे। तो हर बार हम पुराना कंसेप्ट लेके बैठेंगे ना तो जो अभी सीख रहे हैं उससे गुम हो जाएंगे कि हम अभी क्या सीख रहे थे। ठीक है, तो वो पुराने कंसेप्ट में गुम हो जाते हैं अभी, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस बता देती हूँ। कैंडिडेट की क्या होती है, 3 कीज हैं, सुपर की, फिर आती है आपकी कैंडिडेट की, फिर आती है आपकी प्राइमरी की। ठीक है, सुपर की कौन सी कीज होती हैं, ऐसी कीज, ऐसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपकी हर एक डेटाबेस की हर एक टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, इस डेटाबेस में मैंने अलग अलग वैल्यूज डाली हैं 1 2 3 4, नेम्स है हमारे पास AABB, मार्क्स हैं आपके कुछ वैल्यूज आपने इंसर्ट करी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी मेरे पास ऐसी एट्रीब्यूट है जिसकी हर वैल्यू यूनिक है 1 2 3 4। दैट मीन्स मैं हर एक टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसी एक एट्रीब्यूट हो भी सकती है या फिर कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला रोल नंबर 23 स्टैंड अप, ठीक है, रोल नंबर 23 जिसका है वो हैंड रेज कीजिए, फाइन। अगर मैंने रोल नंबर 23 से उसको बोला, दैट मीन्स हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर तो है। यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि हम क्या करें, रोल नंबर 23 जिसका नेम गौरव है, ठीक है, या फिर रोल नंबर 22 जिसका नेम सिद्धार्थ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एट्रीब्यूट तो हम दे ही रहे हैं, उसके साथ में हमने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, कोई लॉस तो हो नहीं रहा। दोनों एट्रीब्यूट मिलके आपके हर एक स्टूडेंट को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट एक भी हो सकती है या मल्टीपल भी हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं सुपर कीज। ठीक है, सिंपल। सुपर कीज क्या होती हैं, ऐसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो दोनों मिलकर या एक अकेली हर एक टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। फाइन, ये होती है आपकी सुपर कीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हो आप कैंडिडेट कीज पे। कैंडिडेट कीज का कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तीनों नॉर्मल फॉर्म से हम कैंडिडेट की के बारे में ही पढ़ेंगे, उसी का ही कंसेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, ऐसी कीज, ठीक है, कोई सी भी आपकी सुपर की है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी, नेम एंड मार्क्स, ये तीनों मिलके हर एक टपल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर रही हैं। फाइन, अगर सुपर की का कोई भी सबसेट सुपर की नहीं होगा तो वो की कैंडिडेट की होगी। अगर सुपर की का कोई भी सबसेट सुपर की मिल गया तो वो की कैंडिडेट की नहीं होगी। दैट मीन्स अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, हमने क्या बोला, कैंडिडेट की आपके पास ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये 3 एट्रीब्यूट्स मिलके कोई काम कर रही हैं। ठीक है, और हमने देखा कि इसका कोई सबसेट, दैट इज सबसेट, हमने देखा इसका सबसेट है स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी भी वो वही काम कर रही हैं जो 3 मिलके वो काम कर रही हैं।
ठीक है, हमने बस इसमें क्या करना है, हमको सुपर की का मिनिमम सबसेट फाइंड करना है कैंडिडेट में। हमारा कैंडिडेट क्या होते हैं कि सुपर की का सबसेट आपका सुपर की नहीं होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, वो की कैंडिडेट की होती है जिनका सबसेट सुपर की नहीं होता। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको डिस्कस करे थे क्लास में, इस कीज के कंसेप्ट में जब हम डिस्कस करे थे। एक बार वो रिकॉर्डिंग वापस से देख लेना या प्रेजेंटेशन वापस से देख लेना, ताकि रिकलेक्ट हो जाए सारे कंसेप्ट, क्योंकि कीज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ऐसी कीज जिसका सबसेट, ऐसी सुपर कीज जिनका सबसेट सुपर की नहीं होता, वो होती हैं आपकी कैंडिडेट की। ठीक है, ऐसी सुपर की जिनका सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए। अगर एक भी सबसेट आपको सुपर की मिल गया तो वो की कैंडिडेट नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा सुपर की है, ठीक है, लेकिन इसका सबसेट स्टूडेंट आईडी, नेम एंड मार्क्स। एक सबसेट हो गया इंडिविजुअल स्टूडेंट आईडी, एक हो गया नेम, एक हो गया मार्क्स। एक सबसेट हो गया स्टूडेंट आईडी और नेम, एक हो गया नेम एंड मार्क्स। एक भी सबसेट आपको सुपर की नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि स्टूडेंट आईडी हमारा सुपर की है, तो दैट मीन्स एक सुपर की तो होगी लेकिन कैंडिडेट की नहीं बन सकती। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट की अगर मैं लेती हूँ स्टूडेंट आईडी, ये एक आपकी सुपर की है। इस सुपर की के सबसेट कोई भी नहीं है, इस सुपर की का सबसेट नल आता है। दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी सुपर की होने के साथ साथ में क्या बन जाती है, आपकी कैंडिडेट की बन जाती है। ओके, सिंपल। कैंडिडेट की का कोई सबसेट यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, दैट इज नोन एज कैंडिडेट की। ओके, और प्राइमरी की तो सिंपल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपका सेलेक्ट करता है। आपके पास 3 कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से कोई एक कैंडिडेट की को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्राइमरी की बना देता है, जो आपके प्राइमरी मोड होगा हर एक टपल को रिप्रेजेंट करने का। दैट मीन सिंपल, अगर मान लो कि 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सीआर बन सकते हैं आपकी क्लास के, ठीक है, मॉनिटर्स बन सकते हैं आपकी क्लास के, तो टीचर आया और उन 3 में से आपके किसी एक को सीआर बना के चला गया, तो वही चीज आपके पास कैंडिडेट कीज का कॉम्बिनेशन है। 3-4 कैंडिडेट कीज आपने क्रिएट कर ली, उन 3-4 कैंडिडेट कीज में से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और एक जिसमें एक एट्रीब्यूट होगी उसको प्राइमरी की बना के चला जाएगा, वो हो जाएगी आपकी प्राइमरी की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है कैंडिडेट कीज में से। ओके, ठीक है, तो ये हो गया कीज का कंसेप्ट। किसी को डाउट है तो पूछो, एनीवन? हाँ साहिल, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है आपको? यस बेटा बोलो। मैं कह रहा हूँ ये जो सुपर कैंडिडेट की बताया आपने, तो कैंडिडेट की तो होती है ना कि मोस्ट एफिशिएंट सुपर की। हाँ, तो जैसे एसआईडी और इन सब में से एसआईडी सबसे एफिशिएंट है सुपर कैंडिडेट की, तो सुपर की, हाँ, एसआईडी कैंडिडेट की तो बन ये गया। कैंडिडेट की हुई ना फिर तो, क्योंकि हाँ, एफिशिएंट लेकिन है वो तो। पूरी कैंडिडेट की नहीं हुई ना बेटा। देखो, स्टूडेंट आईडी, नेम और मार्क्स, ठीक है, हम इन 3 को देख रहे थे। फाइन, इन 3 को देखते टाइम हमने देखा कि मोस्ट एफिशिएंट, आवाज गूंज रही है ये, यस, मोस्ट एफिशिएंट आपका सबसेट देखना है, ये आपको चेक करना है। ये मेरे को बताओ, आप सुपर की होने के साथ में क्या कैंडिडेट की है कि नहीं है? ये सुपर की तो है, मतलब है, और इसकी सुपर की मोस्ट तो है, एफिशिएंट की है एसआईडी। हाँ, इसकी मोस्ट एफिशिएंट की है एसआईडी। तो एसआईडी अकेली कैंडिडेट की होगी ना, ये पूरी की पूरी कैंडिडेट की थोड़ी होगी। ये पूरी कैंडिडेट की होगी क्या, मैं ये पूछ रही थी, अच्छा, हाँ, नहीं होगी, है ना? एसआईडी क्योंकि उससे एफिशिएंट वर्जन मिल गया उसको। एग्जैक्टली, उसका हमको क्या करना है, एक सबसेट क्रिएट करना है, एफिशिएंट सबसेट, कि जो तीन लोग 3 एट्रीब्यूट मिलके एक एक टपल को फाइंड कर रहे थे, वो मेरे पास एक ही एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, वही वो काम कर रही है, तो कैंडिडेट की मेरी वो बन जाएगी। ये जो मेरी सुपर की है ये कैंडिडेट की नहीं होगी, इसका एक एफिशिएंट सबसेट हो जाएगा, वो मेरा कैंडिडेट की बन जाएगा। ठीक है, साहिल आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, डाउट क्लियर हो गया? आज हेडफोन खराब हो गए ना। अच्छा, आवाज आ गई आपको, समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। चलो ठीक है, ओके। और किसी को पूछना है कुछ कैंडिडेट की का कंसेप्ट के बारे में? क्योंकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यही हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। चलिए आ जाते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे। टाइम है क्या? टाइम तो हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं, चलो कोई बात नहीं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे हल्का सा बता देती हूँ कैंडिडेट कीज कैसे यूज़ की जाएंगी। कि मान लीजिए कोई भी टेबल है, इसमें नेम, हमने नेम ले लिया, स्टूडेंट ले लिया और मार्क्स ले लिया।
अभी यहाँ पे मैं जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली हूँ वो मैं कैसे करने वाली हूँ ये बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम उसका कंसेप्ट समझेंगे कि मान लो स्टूडेंट आईडी है, दूसरी एट्रीब्यूट का नाम है नेम, तीसरी एट्रीब्यूट का नाम है मार्क्स एंड सो ऑन। हम क्या कर सकते हैं कि मैंने करा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हम क्या कर देते हैं कि अगर इस टेबल में आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं एक फर्स्ट एट्रीब्यूट को ए से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, सेकंड एट्रीब्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, थर्ड को सी से और फोर्थ को डी से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जो हम डिपेंडेंसी पढ़ने वाले हैं आगे उनका रिप्रेजेंटेशन इजी करने के लिए हमने सिंपली हर एक एट्रीब्यूट को पूरा उसके नाम से कॉल करने की बजाय, एसआईडी को एसआईडी का नाम करने की बजाय हमने उसको एक दूसरा नेम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी अलग अलग नाम दे दिया हमने हर एक एट्रीब्यूट को, कि अब मुझे अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी बतानी हो कि ए से मुझे सी मिल सकता है, दैट मीन्स सी स्टैंड फॉर मार्क्स, मार्क्स आपको मिल जाएगा स्टूडेंट आईडी से। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की क्या हो गई ए और सी क्या हो गई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी, जो सी आपके पास प्राइमरी की तो है नहीं, ये किसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए सी हो गई आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइमरी की हो गई आपके पास ए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, ए बी सी डी अलग अलग एट्रीब्यूट्स को अलग अलग ए बी सी डी से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, दूसरी चीज जब हम डिपेंडेंसी देखते हैं तो हम कैंडिडेट की पे डिपेंडेंसी देख सकते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे देख सकते हैं या प्राइम पे देख सकते हैं। डिपेंडेंसी तो किसी भी एट्रीब्यूट की किसी के साथ भी हो सकती है ना। कोई प्राइम अच्छा प्राइम एंड नॉन प्राइम सिंपल समझ आ गया होगा। अगर कोई की कोई भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट है तो वो प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं, अगर कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होती हैं। ठीक है, अगर कोई भी कीज कैंडिडेट की का पार्ट है तो प्राइम, नहीं है तो नॉन प्राइम, सिंपल। ठीक है, तो अगर कोई डिपेंडेंसी अगर देखनी है फंक्शनल डिपेंडेंसी तो वो प्राइम और नॉन प्राइम के बीच में हो सकती है, प्राइम और प्राइम के बीच में हो सकती है, नॉन प्राइम की नॉन प्राइम के बीच में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी डिपेंडेंसी कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे ही डिपेंड हो, ये भी केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर कोई प्राइम एट्रीब्यूट पर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड हो, ये भी हो सकता है केस। या फिर किसी नॉन प्राइम पे कोई नॉन प्राइम डिपेंड हो, ये भी केस हो सकता है। या फिर किसी नॉन प्राइम पे कोई प्राइम डिपेंडेंट हो, ये केस भी हो सकता है। ठीक है, हमको अपने नॉर्मल फॉर्म्स में यही पता करना है कि इन कौन से केसेस में हम कैसे डील करते हैं। हाँ बेटा सिद्धार्थ बोलो। मैम जब चारों में हो सकता है तो फिर नॉन प्राइम और प्राइम में कैटेगराइज करने का मतलब क्या है? वही बात है ना कि देखो एक चीज है कि अगर मैं किसी पे डिपेंड कर दूं, जैसे कोई स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी पे मैं नेम डिपेंड कर दूं, स्टूडेंट आईडी प्राइम है और नेम मेरी नॉन प्राइम कह लो फॉर टाइम। अगर नॉन प्राइम को मैं प्राइम पे डिपेंड कर देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि देखो क्योंकि वो प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो कभी खाली तो होगी नहीं, स्टूडेंट आईडी तो रहेगा ही रहेगा, कभी ना कभी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी और उससे मुझे नेम की वैल्यू पता चल जाएगी। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा केस अगर हो जाता है कि मैं नेम एट्रीब्यूट पर मार्क्स को डिपेंड कर दूं या मार्क्स एट्रीब्यूट पर फोन नंबर को डिपेंड कर दूं, किसी नॉन प्राइम पे नॉन प्राइम को ही डिपेंड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर कभी फ्यूचर के में मेरी मार्क्स एट्रीब्यूट खाली रह गई तो मेरा फोन नंबर भी खाली हो जाएगा। अगर मैंने नेम नॉन प्राइम है उस पर मार्क्स को डिपेंड कर दिया तो अगर मैंने नेम कभी खाली रह गई तो मैं मार्क्स को कभी फैच ही नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी और इन प्रॉब्लम्स को हमको नॉर्मल फॉर्म्स में ओवरकम करना है। अपन इसको हर एक केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जैसे फर्स्ट 2 केसेस हैं ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। मैंने केसेस बताए कि ऐसे ऐसे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, हर केस को डिटेल में देखेंगे कि इस केस से क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाए। क्योंकि अभी टाइम बिंग के लिए चलना, अपन को लंबा सोचना है कि हमको ये डेटाबेस कस्टमर को देना है, कस्टमर को इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम हो ना, है ना, उस पर्पस से। यस मैम। ओके, यस वैभव आप कुछ पूछ रहे हो? मैम मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने भी बताया ना ये सेकंड फॉर्मूला, ये थोड़ा अभी आप जो बोल रहे थे तो मैं नेटवर्क का थोड़ा इशू था तो बार बार कट रहा था बीच में,